इस वीडियो में जानेंगे अगर एक ही ज़मीन की दो बार अलग अलग लोगों को रजिस्ट्री कर दी गई है तो वहाँ पर पहली रजिस्ट्री मान्य होगी या दूसरी रजिस्ट्री मान्य होगी। कौन सी रजिस्ट्री कानूनी रूप से मान्य होगी और कौन सी रजिस्ट्री जो है वो अवैध होगी। दूसरे टॉपिक में बात करेंगे कि ये फ्रॉड जो है वो कैसे हो जाता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। तीसरा कि अगर आप कोई ज़मीन खरीदते हैं तो उसकी रजिस्ट्री का जो भी स्टेटस है उसकी रजिस्ट्री के बारे में आप ऑनलाइन जानकारी कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि हमने इस चैनल के बैकअप के लिए मेरा दूसरा चैनल है, उसे आप जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल की लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ पर देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए ए नाम के व्यक्ति की कोई संपत्ति है और उसने सारी संपत्ति की रजिस्ट्री जो है वो बी के नाम करा दी, पैसे ले लिए और बी को बेच दी, रजिस्ट्री भी बी के नाम हो गई। ठीक है। अब कुछ समय पश्चात ए ने वही संपत्ति जो है वो उतने ही पैसों में, या मान लीजिए कम या ज़्यादा पैसों में, सी के नाम करा दी। भाई अब जमीन तो एक ही थी, लेकिन ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को भी रजिस्ट्री करा दी, सी व्यक्ति को भी रजिस्ट्री करा दी। जब दोनों लोगों के संज्ञान में ये मामला आएगा, दोनों लोग ये बात जानेंगे कि रजिस्ट्री जो है दूसरे व्यक्ति के भी नाम है, तो इन दोनों में विवाद होगा। तो कानूनी रूप से अब वहां पर किसकी रजिस्ट्री जो है मान्य होगी और ए ने जो फ्रॉड किया है उसको क्या सजा मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर देखिए, सी व्यक्ति का कोई भी दोष नहीं है, सी व्यक्ति बिल्कुल निर्दोष है। लेकिन यहां पर उसका यह दायित्व तो बनता था कि जब उसने वो संपत्ति खरीदी है, जब उस संपत्ति की रजिस्ट्री कराई, तो सी व्यक्ति का दायित्व तो बनता था कि वह पता करे कि बी व्यक्ति का उस संपत्ति में क्या हित है। उसे जो है इस बात का पता करना चाहिए था, इस बात की जांच करनी चाहिए थी। ठीक है। अब भाई जांच उसके ऊपर डिपेंड करती है कि वो जांच कैसे करेगा। देखिए, या मान लीजिए इधर उधर से पता करता है, या मान लीजिए वो ऑनलाइन रजिस्ट्री का स्टेटस चेक करता है। ठीक है, तहसील में पता कर सकता था। ठीक है। तो यहाँ पर सी की यह लापरवाही मानी जाएगी कि सी व्यक्ति ने वो जमीन खरीदी है, उसने जानबूझ के उस जमीन की जाँच पड़ताल नहीं की और वो जो जमीन बी को बेची जा चुकी थी वही उसने दोबारा खरीद ली। ठीक है। तो यहां पर सी व्यक्ति को नुकसान तो कोई भी नहीं होगा, लेकिन सी व्यक्ति ने जो बाद में रजिस्ट्री कराई है वो रजिस्ट्री होगी अमान्य, बिल्कुल अमान्य होगी। ठीक है। और अमान्य कब होगी? जब बी प्रूफ देगा कि भाई मैंने ये संपत्ति जो है वो 2 साल पहले या 1 साल पहले ये संपत्ति मैंने खरीदी थी और इस पर कब्जा भी प्राप्त किया है। ठीक है। तो यहां पर सी के पैसे भी चले गए। ठीक है। लेकिन यहां पर सी को कोई सजा नहीं होगी। लेकिन ए व्यक्ति जो है उसने तो भाई फ्रॉड किया है, क्योंकि वही संपत्ति बी व्यक्ति को बेची, वही संपत्ति सी व्यक्ति को बेची। तो यहाँ पर ए व्यक्ति जो है वो 420 के में जेल जाएगा, 100% जाएगा। उसने ये जितना बड़ा फ्रॉड किया है इसलिए जाएगा। लेकिन सी जो है, सी ने जो रजिस्ट्री कराई है बाद में, वो रजिस्ट्री जो है वो अमान्य होगी। सीधी बात मैं कहूँ यहाँ पर कि देखिए, जो दोबारा रजिस्ट्री, दूसरी बार जो रजिस्ट्री कराई गई है, वो दूसरी वाली रजिस्ट्री जो होती है वो रजिस्ट्री होती है अमान्य। वही रजिस्ट्री कैंसिल की जाती है, पहली वाली कैंसिल जो है वो नहीं की जाती है। अब बात करेंगे ये फ्रॉड हो कैसे जाता है। देखिए, आप समझेंगे कि भाई हमारा कानून जो है वो इतना लचीला है कि भाई यहाँ पर इतना बड़ा फ्रॉड हो जाता है फिर भी किसी को पता नहीं ले। ये देखिए, यहाँ पर मैं बता दूं कि ये आप लोगों की लापरवाही द्वारा होता है। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर ए व्यक्ति ने अपनी संपत्ति बी व्यक्ति को बेची थी। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कृषि संपत्ति थी और बी व्यक्ति को बेची थी, तो बी का दायित्व था, भाई बी ने तो रजिस्ट्री तो करा ली। ठीक है। लेकिन बी का यह दायित्व था कि जो भी सरकारी रिकॉर्ड है वहां पर एप्लीकेशन दे और जो ए व्यक्ति है उसका नाम वहां से खारिज कराए और अपना नाम है वहां पर दर्ज कराए। ठीक है। सरकारी रिकॉर्ड में भी वो बी ने नहीं कराया। बी व्यक्ति ने संपत्ति तो खरीद ली, रजिस्ट्री करा दी, कब्जा भी ले लिया, लेकिन उसने दाखिल खारिज नहीं करवाया। अब वो संपत्ति जो ऑनलाइन जो है वो सरकारी दस्तावेजों में जो है वो ए के नाम ही शो हो रही है। ठीक है। मान लीजिए 2-4 साल उसने लापरवाही की बी व्यक्ति ने और दाखिल खारिज नहीं कराया, और मान लीजिए ए व्यक्ति ने फ्रॉड करके क्या किया, भाई जब उसके नाम सरकारी रिकॉर्ड में, सरकारी दस्तावेजों में ए के नाम वही संपत्ति शो हो रही है, तो ए ने क्या किया, भाई 420 करके वही संपत्ति जो है वो सी व्यक्ति के नाम करा दी। और सी व्यक्ति ने जानकारी पता नहीं कि सी जो व्यक्ति था उसने क्या किया, उसने ऑनलाइन दस्तावेज देके, जो सरकारी रिकॉर्ड था वो दस्तावेज देके वहां पर ए के नाम जमीन शो हो रही थी, तो सी ने समझा कि भाई जमीन सही है और जो ए व्यक्ति की जो जमीन थी वो उसने भी रजिस्ट्री करा ली। तो यहां पर बी की लापरवाही है। ठीक है।
यहाँ पर बी की लापरवाही है, क्योंकि जब बी व्यक्ति ने वो संपत्ति खरीदी थी तो उसे तुरंत जो है दाखिल खारिज करवाना चाहिए था। ठीक है, जो भी एप्लीकेशन है दाखिल खारिज कराने का जो भी प्रोसेस है वो करना चाहिए था और संपत्ति का दाखिल खारिज करवाना चाहिए था। ठीक है, जो कि उसने नहीं किया। ठीक है, और एक ही ये गलती है कि भाई उसने 420 फ्रॉड क्यों किया। तो देखिए यहाँ पर सीधी बात है, सरल शब्दों में कहूँ तो देखिए यहाँ पर फ्रॉड की जो मेन वजह है वो यही है कि अगर मान लीजिए आपने कोई ज़मीन खरीदी है, रजिस्ट्री करा ली है और अगर मान लीजिए आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया है तो भविष्य में ये बात लिख लीजिए कि 100% आपके साथ फ्रॉड होगा। ठीक है, हालांकि होता तो कुछ नहीं है लेकिन आप उसमें भी आपको बहुत परेशान होना पड़ेगा। बहुत, मान लीजिए सी व्यक्ति जो है वो पावरफुल है, वो वहाँ से आपको खदेड़ देगा, फिर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटिए, 2-4 साल बाद फिर आपको उस ज़मीन पर कब्जा दिलाया जाएगा। इसलिए सभी समस्याओं का हल यही है कि जब भी आप ज़मीन खरीदते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं, उसके बाद दाखिल खारिज ज़मीन का जरूर करवाएं। देखिए अगला क्वेश्चन आता है कि ये फ्रॉड जो है वो हो कैसे जाता है। तो देखिए ये फ्रॉड आपकी लापरवाही से होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई ज़मीन खरीदते हैं, रजिस्ट्री करा ली आपने, ठीक है, अब आपने दाखिल खारिज करवाया नहीं। मान लीजिए आपने 2-4 साल दाखिल खारिज नहीं करवाया। जब आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया तो जो भी सरकारी दस्तावेज हैं वहाँ पर सरकारी रिकॉर्ड में जिससे आपने ज़मीन खरीदी थी उसी का नाम वहाँ पर शो होगा, उसी का नाम वहाँ पर लिखा होगा। तो आप जब दाखिल खारिज करवाते हैं तो जिससे आप ज़मीन खरीदी थी उसका नाम हटा के आपका नाम दर्ज कर दिया जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने रजिस्ट्री तो करा ली लेकिन सरकारी दस्तावेजों में जो दाखिल खारिज की प्रक्रिया जो थी, ए का नाम हटवाना था और बी का दर्ज करवाना था, वो आपने नहीं की। ठीक है, तो संपत्ति जो है वो ए के नाम से होगी और हो सकता है भविष्य में भाई ये 420 ही करे और किसी अन्य सी व्यक्ति को बेच दे ज़मीन। ठीक है, तो इस सभी जो फ्रॉड जो होता है वो आपकी लापरवाही से होता है। जो ज़मीन खरीदता है उसी की लापरवाही से होता है। सबसे पहले जब भी आप ज़मीन खरीदते हैं तो भाई डायरेक्ट आप दाखिल खारिज करवाएं, इससे भविष्य में आपको कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है कि भाई इस फ्रॉड से बच कैसे सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप सरकारी दस्तावेज देखें। ठीक है, आपने सरकारी दस्तावेज देख लिए, उसी व्यक्ति का नाम है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आपको ये भी देखना है कि देखिए आजकल जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्री हो रही है। ठीक है, अगर उस व्यक्ति ने किसी को रजिस्ट्री कराई भी होगी कभी तो वहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्री जब आप चेक करेंगे तो वहाँ पर पूरी डिटेल आ जाएगी कि आप जो है ऑनलाइन रजिस्ट्री इस ज़मीन की कब कराई गई है, किसी ने कराई भी है या नहीं कराई है रजिस्ट्री, पूरा डाटा आपके सामने खुल के आ जाएगा। क्योंकि कई व्यक्ति क्या होते हैं भाई रजिस्ट्री करा लेते हैं और दाखिल खारिज नहीं कराया तो सरकारी दस्तावेजों में उसी का नाम आएगा। इसलिए आप जो है ऑनलाइन रजिस्ट्री भी चेक करें, जो भी ज़मीन का नंबर होता है, खाता संख्या जो होती है, उससे आप जो है ऑनलाइन रजिस्ट्री चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं चेक करना जानते तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप चेक करना सीख सकते हैं। फिर भी आप नहीं जानते तो आप तहसील में जो भी साइबर कैफ़े की दुकान होती है वहाँ से आप पूरी डिटेल निकलवा सकते हैं और जाँच करना आपका दायित्व है।